बात अगली खबर की। क्या सामाजिक न्याय की सियासत अब जाति आधारित आर्थिक हिस्सेदारी की तरफ मुड़ गई है? पिछड़ों की आवाज और सामाजिक न्याय का नारा देने वाले अब आर्थिक हिस्सेदारों पर क्यों जोर दे रहे हैं? बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अब सवाल है कि क्या 2024 में विपक्षी गठबंधन इसे मुद्दा बनाएगा? बिहार से आर्थिक हिस्सेदारी का नया प्रयोग शुरू हो चुका है और क्या बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ये प्रयोग टक्कर दे पाएगा? तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट। जातीय जनगणना बिहार की जनता में गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। कास्ट सेंसस ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। क्या 2024 के लिए बिहार से इंडिया गठबंधन का एजेंडा तय हो गया? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। क्या 2024 में इंडिया गठबंधन का यही जीत का मंत्र होने वाला है? क्या 2024 में विपक्ष लेगा जाति का सहारा? इसका आगाज लगता है बिहार से हो गया है। 90 के दशक में मंडल कमीशन ने जिस राज्य की सियासत बदल दी, माना जा रहा है कि उस राज्य में अब जातिगत जनगणना के जरिए 2024 की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की जा रही है। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। बयानबाजी शुरू हो चुकी है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। गौर करने की बात यह कि बिहार में किरदार वही है, बस वक्त बदल गया है। सामाजिक न्याय की चाशनी में डूबी जिस जाति आधारित राजनीति ने लालू और नीतीश की सियासत को ऊंचाई दी, 30 साल बाद एक बार फिर वो उस सियासत को आधार बना रहे हैं। कहते हैं सो करते हैं। हमने अगर वायदा किया कि जाति गणना कराएंगे, तमाम पेचीदगियों के बावजूद राजनीतिक विरोधियों की हर साजिश को निष्फल करते हुए वह रिपोर्ट सार्वजनिक हो गया। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पर गौर करें तो बिहार में अति पिछड़ा 36%, पिछड़ा 27%, अनुसूचित जाति 19% से ज्यादा, अनुसूचित जनजाति 1%, जबकि सामान्य वर्ग 15.5% है। जातिगत जनगणना के आंकड़े तो बिहार में आए हैं, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं, इसको समझने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इस ट्वीट पर गौर करना जरूरी है। सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जितनी जिसकी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। यानी सामाजिक न्याय तो मिल गया है, अब बात आर्थिक हिस्सेदारी की हो रही है। सवाल सिर्फ लालू और नीतीश का नहीं है। 2024 को लेकर राहुल गांधी का ओबीसी प्रेम भी खूब छलक रहा है। राहुल भी अपनी रैलियों में जातिगत जनगणना और ओबीसी की हिस्सेदारी के मुद्दे को उठा रहे हैं। राहुल गांधी के ओबीसी प्रेम की वजह यूं ही नहीं है, इसके पीछे है ओबीसी वोटों की ताकत। कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? 2009 में कांग्रेस को ओबीसी के 24% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 22% वोट मिले थे। कांग्रेस उस वक्त सत्ता में थी। 2014 में बीजेपी को ओबीसी के 34% वोट मिले, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 15%। बीजेपी को 2019 में 44% ओबीसी वोट मिले, वहीं कांग्रेस को एक बार फिर सिर्फ 15% वोट मिले थे। यानी बीजेपी की जीत का आधार मजबूत ओबीसी वोट रहा है। कांग्रेस सत्ता में वापस लौटने के लिए ओबीसी के मुद्दे को उठा रही है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां ओबीसी वोटों की संख्या अच्छी खासी है। राहुल गांधी हो या फिर कमलनाथ या फिर अशोक गहलोत, सब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। बिहार में आंकड़ा आ चुका है और बीजेपी के दिग्गज संभल कर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
जातीय जनगणना का पूरा रिपोर्ट आएगा, अध्ययन के बाद मैं बताऊंगा। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। क्या ये संयोग है या फिर विपक्ष का प्रयोग कि अगले साल जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो उससे पहले विपक्ष जातिगत जनगणना के जरिए मंडल पार्ट